हृदय है, एक क्या हो गए शरीर के सारे अंग हो गए, और एक क्या हो गया फेफड़े। शरीर के सभी अंग जो हैं उनमें शोषण के बाद में कौन सा रक्त होगा, CO2 युक्त रक्त होगा। ये CO2 युक्त जो रक्त है ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। किस में जाएगा, लंग्स में जाएगा, फेफड़ों में जाएगा। क्या सीधा जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। और शरीर के सभी अंगों से जो अशुद्ध रक्त आता है उस अशुद्ध रक्त को हृदय तक कौन पहुंचाती है, महाशिरा पहुंचाती है। क्या कौन पहुंचाती है, महाशिरा। इस महाशिरा के द्वारा इस दाएं आलिंद में क्या पहुंच गया, अशुद्ध रक्त। ये अशुद्ध रक्त अब कहाँ गया, इस नीले में। इस नीले से कहाँ जाएगा, ये फेफड़ों में जाएगा, लंग्स में जाएगा। किस में जाएगा, लंग्स में। अब देखो ये तो हृदय है और ये क्या है, अंग है। हृदय से अंगों की तरफ रक्त का प्रवाह है, धमनियां करती हैं या शिराएं करती हैं, धमनियां करती हैं। हृदय से अंगों की तरफ कौन करती हैं, धमनियां करती हैं। मतलब मैं ये कहूंगा कि ये क्या है, धमनी है। ये क्या है, धमनी। अब धमनियां जो होती हैं उन धमनियों में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है या अशुद्ध रक्त का, शुद्ध रक्त का। किसका होता है, शुद्ध रक्त का। लेकिन देखो ये धमनी जो जा रही है इसमें तो कैसा रक्त जा रहा है, अशुद्ध जा रहा है। इसका मतलब ये कौन सी धमनी है, इसका मतलब ये पल्मोनरी धमनी है। कौन सी धमनी है, पल्मोनरी धमनी है। आ गई बात समझ में। तो देखो कि हृदय से फेफड़ों तक जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है वो धमनी क्या कहलाती है, पल्मोनरी धमनी कहलाती है। क्या कहलाती है, पल्मोनरी धमनी। अब बताओ भाई कि ये जो फेफड़े थे इन फेफड़ों के पास कैसा रक्त पहुंचा है, CO2 युक्त रक्त पहुंचा है। कैसा पहुंचा है, CO2 युक्त रक्त पहुंचा है। यहां पर भी कैसा रक्त है, तो यहां पर भी आपका CO2 युक्त क्या है, रक्त है। अब फेफड़े क्या करेंगे, इस रक्त में जो CO2 है इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। क्या कर देंगे, बाहर। और आपने श्वास लिया है उसके अंदर ऑक्सीजन गैस है उसको इसके अंदर डाल देंगे। यानी कि रक्त का क्या कर दिया, शुद्धिकरण कर दिया कि CO2 को बाहर कर दिया, ऑक्सीजन को अंदर डाल दिया। तो जो फेफड़े जो होते हैं उन फेफड़ों का काम क्या होता है, तो ये जो होते हैं फेफड़े इस CO2 को क्या कर देंगे, बाहर। ऊपर लगाया है मतलब बाहर कर देंगे। और ऑक्सीजन जो होती है उसको क्या कर देंगे, अंदर डाल देंगे। और जैसे ही CO2 बाहर हो गई, O2 अंदर हो गई, तो ये जो लंग्स जो होते हैं इनमें रक्त का क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। रक्त का क्या हो गया, शुद्धिकरण हो गया। मतलब मैं ये बोलूं कि फेफड़े जो होते हैं उनमें रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, तो वो विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। तीनों बात एक ही जगह होगी कि जो रक्त का शुद्धिकरण है वो फेफड़े करते हैं, फेफड़े करते हैं तो CO2 को क्या करेंगे, बाहर, O2 को क्या करेंगे, अंदर डालेंगे। और फेफड़ों में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है वो कौन सी प्रक्रिया द्वारा होता है, विसरण प्रक्रिया द्वारा। अब देखो कि ये जो अब जो शुद्ध जो रक्त होगा जिसमें ऑक्सीजन घुली हुई है, शुद्ध रक्त जो होगा वो रक्त कहाँ जाएगा, शरीर के अंगों के पास जाएगा। ठीक है, शरीर के अंगों के पास क्या सीधा जाएगा, पहले कहाँ जाएगा, हृदय के पास। और हृदय के कौन से कक्ष में जाएगा, तो ये हृदय के कौन से कक्ष में जाएगा, दाएं बायां जो क्या है आलिंद है, इस बाएं आलिंद में जाएगा। तो ये जो रक्त है ये रक्त कहाँ पहुंच गया, तो ये रक्त आपके बाएं आलिंद में पहुंच गया। कैसा रक्त है ये, O2 युक्त क्या है, रक्त है। कैसा रक्त है, O2 युक्त रक्त है। बता दूंगा एक बार दोबारा से, है ना, एक बार समझो इसको। तो अभी ये जो क्या है आपका बायां जो आलिंद है इसमें कैसा रक्त है भाई, O2 युक्त क्या है, रक्त। अब ये O2 युक्त जो रक्त है इस आलिंद के बाद किस में जाएगा, नीले में जाएगा। कैसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लगे होते हैं कपाट, और इन कपाट के द्वारा ये जो ब्लड जो होगा ये ब्लड कहाँ पहुंच गया, बाएं नीले में पहुंच गया। किस में पहुंच गया, बाएं नीले में। अब इस बाएं नीले से ये जो शुद्ध जो रक्त है ये शरीर के सभी अंगों तक जाएगा। अंग तो बहुत सारे हैं, तो सभी अंगों के पास अलग अलग क्या जाती हैं, धमनियां जाती हैं। लेकिन हृदय से केवल और केवल कितनी धमनी निकलेगी, कैसा रक्त लेकर, तो हृदय के पास जो अशुद्ध रक्त लेकर जाती है वो शिरा भी कितनी,
और हृदय से जो शुद्ध रक्त लेकर निकलती है वो धमनी भी कितनी, एक। अब देखो मैं आपको ये बोलूं कि ये था आपका अंग और ये है आपका हृदय, मतलब फेफड़ा था और ये हृदय। तो फेफड़ा और ये हृदय है, तो इसकी तरफ जो रक्त लेकर आएगी वो शिरा होगी कि धमनी? हृदय की तरफ जो लेकर आ रही है वो क्या होगी, शिरा होगी। सभी शिराओं में कैसा रक्त का प्रवाह होता है, अशुद्ध का, लेकिन इसमें तो कैसा का हो रहा है, शुद्ध का। इसका मतलब ये कैसी शिरा है, पल्मोनरी शिरा है। तो समझ गए क्या आप कि फेफड़ों से जो हृदय तक शुद्ध रक्त का प्रवाह करती है वो शिरा क्या कहलाती है, पल्मोनरी शिरा कहलाती है। क्या कहलाती है? अब देखो ये हृदय हो गया, ये शरीर के क्या हो गए, अंग हो गए, और हृदय से शरीर के अंगों तक जो रक्त का प्रवाह करती है वो धमनी होती है, शिराएं, धमनी। हृदय से एक धमनी है जो शुद्ध रक्त लेकर निकलती है, और उस धमनी को हम क्या कहते हैं, तो उस धमनी को कहते हैं महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं। और इस महाधमनी को इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, एओर्टा बोलते हो। क्या बोलते हो, एओर्टा बोलते हो। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो ये जो क्या है, शुद्ध रक्त लेकर निकलती तो है एक ही धमनी, लेकिन ये बाद में सभी अंगों तक जाने वाली धमनियों को क्या देगी कि ले भाई ले जाओ शुद्ध रक्त आपके अंगों को क्या कर दो, पहुंचा दो। ठीक है, तो अब देखो इस तरीके से हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है, प्रवाह होता है। इससे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आप ध्यान से देखना। देखो महाशिरा जो होती है इसको बोलते हैं वेना केवा। क्या बोलते हैं, वेना केवा बोलते हैं। शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, वेना केवा। शरीर की सबसे बड़ी शिरा, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है, महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी धमनी। ठीक है, अब बताओ आंसर। हृदय का कौन सा भाग है जिसमें हमेशा अशुद्ध रक्त भरा होता है, दायां भाग, बायां भाग, दोनों भाग, इनमें से कोई नहीं। हृदय के कौन से भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, दिख रहा है भाई CO2 युक्त, CO2 युक्त। CO2 युक्त का मतलब अशुद्ध, तो दाएं भाग में हमेशा कैसा रक्त होगा, अशुद्ध। हृदय के कौन से भाग में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, बाएं भाग में। कौन से भाग में, बाएं भाग में। ठीक है, हृदय के कौन से कक्ष में सर्वप्रथम अशुद्ध रक्त पहुंचता है, दाएं आलिंद में। कौन से कक्ष में, दाएं कक्ष में अशुद्ध रक्त पहुंचता है। फिर बताओ अशुद्ध रक्त लेकर आने वाली जो रक्त वाहिका है वो क्या कहलाएगी, हृदय के पास अशुद्ध रक्त जो लेकर आएगी महाशिरा होगी। कि महाशिरा द्वारा हृदय के दाएं आलिंद में सबसे पहले कौन पहुंचता है, अशुद्ध रक्त। क्या पहुंचा है, अशुद्ध रक्त। अब हृदय से ये अशुद्ध रक्त कहां तक जाएगा, फेफड़ों तक जाएगा। कौन लेकर जाएगी, पल्मोनरी धमनी लेकर जाएगी। कौन लेकर जाएगी, फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो कौन सी रक्त वाहिका करती है, पल्मोनरी शिरा करती है। हृदय के कौन से कक्ष में सबसे पहले शुद्ध रक्त पहुंचता है, बाएं आलिंद में। हृदय के कौन से कक्ष से शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त पहुंचता है, बाएं नीले से। हृदय से शुद्ध रक्त लेकर निकलने वाली धमनी क्या कहलाती है, और शरीर की सबसे बड़ी क्या होती है, धमनी। महाधमनी को क्या बोलते हैं, शरीर की सबसे बड़ी धमनी। शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है, महाशिरा होती है। कौन सी होती है, महाशिरा। अब मैंने कल एक बात लिखाई थी कि जो धमनियां जो होती हैं उनमें कपाट नहीं होते, जबकि शिराओं में क्या होते हैं, कपाट होते हैं। तो इस चीज को समझो भाई क्या होता है। देखो मैंने ये बोला था कि यहां से निकलेगी आपकी ये धमनी, तो इसके उद्गम पर भी क्या होगा, कपाट, और इसके उद्गम पर भी क्या होगा, कि जो धमनियां निकलती हैं वहां से क्या होते हैं, कपाट। वहां पर क्या होते हैं, लेकिन बीच में क्या नहीं होते, कपाट। अब देखो कि ये जो क्या होती है, महाधमनी जो होती है, ये महाधमनी भी क्या है, दो भागों में बटी होती है। क्या होती है,
दो भागों में बटी हुई होती है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एक तो होती है अग्र महाशिरा। कौन सी होती है? अग्र महाशिरा। और दूसरी होती है पश्चिम महाशिरा। क्या होती है? पश्चिम महाशिरा। इनका मतलब क्या है? तो देखो, इनका मतलब यह है, महाशिरा जो होती है वो सभी शिराओं से क्या करती है? अशुद्ध रक्त कलेक्ट करती है और हृदय तक पहुंचाती है। लेकिन महाशिरा पहले कितने भागों में बटी होती है? एक होता है अग्र महाशिरा और एक होता है। अग्र महाशिरा क्या होती है? तो अग्र महाशिरा ये होती है कि जो हृदय जो है, उस हृदय से ऊपर वाले जो अंग हैं, उन अंगों से अशुद्ध रक्त क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। और जो पश्चिम महाशिरा जो है, ये क्या करती है? तो ये पश्चिम महाशिरा हृदय से नीचे वाले जो अंग हैं, उनसे अशुद्ध रक्त क्या करेगी? कलेक्ट करेगी। इसका काम है हृदय से ऊपर वाले अंगों से अशुद्ध रक्त कलेक्ट करना, इसका काम है हृदय से नीचे वाले अंगों से क्या करना? अशुद्ध रक्त कलेक्ट करना। ये महाशिरा कलेक्ट करके ये अग्र महाशिरा इसको देगी और ये पश्चिम महाशिरा भी इसको देगी। ठीक है, अब देखो, ये अग्र महाशिरा इसको क्या देती है? अशुद्ध रक्त देती है। और ये पश्चिम महाशिरा इसको क्या देती है? अशुद्ध रक्त। जैसे ये इसको रक्त देगी तो वो इधर जाएगा, ये देगी तो वो इधर जाएगा। लेकिन ये पीछे की तरफ भी तो आ सकता है। अशुद्ध रक्त है, ये पीछे वापस नहीं चला जाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगे होते हैं? कपाट। ये सिराएं हैं कि नहीं है भाई? तो इनके बीच में आए कि नहीं आए कपाट? और यहाँ पर अग्र महाशिरा जो होती है, इसके साथ जो कपाट लगा होता है, इसको बोलते हैं हैविर्शियन कपाट। क्या बोलते हैं? हैविर्शियन कपाट। और पश्चिम महाशिरा जो होती है, यहाँ पर जो कपाट लगा होता है, इसको बोलते हैं यूस्केटियन कपाट। क्या बोलते हैं? यूस्केटियन कपाट। याद रह जाएगा क्या? पूछेगा आपसे कि बताओ भाई, हैविर्शियन कपाट का संबंध किससे होता है? तो किससे होता है? अग्र महाशिरा से होता है। किससे होता है? और यूस्केटियन का किससे होता है? पश्चिम महाशिरा से होता है। किससे होता है? पश्चिम महाशिरा से। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई क्या? एक बार इसको क्या कर लो, नोट कर लो। जो दिख रहा है वही आंसर, वही क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको लिखाने की जरूरत है क्या? नहीं ना, कुछ बातें लिखा देता हूं, ठीक है ना? हाँ, लिखो। लिखो, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण है। रक्त का शुद्धिकरण। और कोष्टक में लिखना O2 तथा CO2 का आदान प्रदान या विनिमय। O2 तथा CO2 का विनिमय। विनिमय का मतलब आदान प्रदान। कि CO2 को क्या किया जाता है? बाहर। O2 को क्या किया जाता है? अंदर। शुद्धिकरण विसरण प्रक्रिया द्वारा होता है। लिख लिया? नीचे लगाओ नोट। और लिखो वृक्कों में, वृक्क मतलब है किडनी। वृक्कों में रक्त का शुद्धिकरण। और कोष्टक में लिखना मूत्र का पृथक्करण। कि ब्लड में जो क्या होता है, यूरिन मूत्र जो होता है उसको अलग किया जाता है। और यूरिन को ब्लड में से अलग कहां पर किया जाता है? किडनी में किया जाता है। CO2 को बाहर कहां किया जाता है? फेफड़ों में किया जाता है। मतलब शुद्धिकरण दोनों जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो अगर वो गैसों की बात करे तो कहां? फेफड़ों में। अगर वो यूरिन मूत्र की बात करे तो किडनी में।
शुद्धिकरण मूत्र का पृथक्करण, कोष्टक बंद कर देना। परानिस्यंदन प्रक्रिया द्वारा होता है। परानिस्यंदन परानिस्यंदन प्रक्रिया द्वारा होता है। निस्यंदन का मतलब होता है कण और परा का मतलब दूर करना। तो यूरिन के अंदर यूरिया वगैरह के कण होते हैं कि नहीं होते, तो उनको अलग किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं परानिस्यंदन। क्या बोलते हैं? परानिस्यंदन बोलते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब देखो कई बार क्या होता है, सुनो भाई, आपका हृदय है, हृदय भी तो शरीर का एक अंग ही है। ये भी काम करता है कि नहीं करता? ये भी काम करता है। तो ये काम करता है तो इसको भी ऊर्जा के लिए श्वसन की प्रक्रिया होगी कि नहीं होगी? तो इसमें भी ऊर्जा के लिए श्वसन की प्रक्रिया होगी। और श्वसन की प्रक्रिया के लिए इसके भी ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके पास भी ऑक्सीजन ले जाने वाली यानी कि शुद्ध रक्त ले जाने वाली धमनी होगी कि नहीं होगी? कि हृदय जो है, इस हृदय के यानी कि आपका बायां जो निलय है, इस बाएं निलय से शुद्ध रक्त है वो हृदय की मसल्स तक जाता है, मांसपेशियों तक। और वो हृदय की मसल्स तक जो क्या होता है, शुद्ध रक्त जो है वो किसके द्वारा पहुंचता है? तो वो कोरोनरी धमनी के द्वारा पहुंचता है। किसके द्वारा पहुंचता है? कोरोनरी धमनी से। और उस कोरोनरी धमनी में क्या हो जाए, अगर रक्त का जमाव हो जाए या रक्त का क्या बन जाए, क्लोट बन जाए, तो फिर क्या होता है? हृदयघात होता है, हार्ट अटैक होता है। क्या होता है? हृदयघात, हार्ट अटैक होता है। तो तीसरी लाइन में लिखो, हृदय से हृदय पेशियों तक, हृदय से हृदय पेशियों तक शुद्ध रक्त, हृदय से हृदय पेशियों तक शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली, शुद्ध रक्त पहुंचाने वाली कोरोनरी धमनी में, कोरोनरी धमनी में रक्त के जमाव या थक्के निर्माण के कारण, रक्त के जमाव या थक्के निर्माण के कारण हृदयाघात, रक्त के जमाव या थक्के निर्माण के कारण हृदयाघात, कोष्टक में लिख लेना हार्ट अटैक हो जाता है। हृदयाघात जिसको आप क्या बोलते हो? हाँ, हार्ट अटैक हो जाता है। हृदयाघात, हार्ट अटैक हो जाता है। आ गई इतनी बात समझ में? तो इस प्रकार से हमारे शरीर में रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। क्या होता है? रक्त का परिसंचरण होता है। ठीक है, दोबारा से ये चीज मैं आपको क्या कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। क्या कर देता हूं? रिपीट। सुनो, देखो, शरीर जो है, उन शरीर के सभी अंगों में श्वसन की प्रक्रिया होगी। श्वसन की प्रक्रिया होगी तो उस श्वसन की प्रक्रिया के लिए कौन सी गैस की आवश्यकता होगी? ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो सभी अंगों में क्या हो जाएगा? श्वसन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो उस श्वसन की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का अपघटन होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण होगा, साथ में जल के अणु मुक्त होंगे और साथ में CO2 गैस क्या होगी? मुक्त होगी। जैसे ही CO2 गैस का क्या होगा? निर्माण होगा, वैसे ही ब्लड है वो कैसा हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। अब ये अशुद्ध जो ब्लड है, ये अशुद्ध ब्लड शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। किस में जाएगा? फेफड़ों में जाएगा। क्या शरीर के सभी अंगों में जो अशुद्ध रक्त है वो सीधा फेफड़ों तक जाएगा? नहीं, पहले कहाँ जाएगा? हृदय में जाएगा। और सबसे पहले हृदय के कौन से कक्ष में पहुंचता है? दाएं आलिंद में पहुंचता है। दाएं आलिंद से कहाँ जाएगा?
दाएं निलय में जाएगा और फिर इस दाएं निलय से इस पल्मोनरी धमनी द्वारा कहाँ पहुंचता है, फेफड़ों में पहुंचता है। फेफड़े जो होते हैं वो CO2 को बाहर कर देंगे, O2 को अंदर कर देंगे। जैसे ही CO2 बाहर हो गई, ऑक्सीजन अंदर आ गई, वैसे ही ब्लड क्या हो गया, शुद्ध। अब ये शुद्ध ब्लड शरीर के सभी अंगों तक जाएगा, लेकिन क्या सीधा चला जाएगा, नहीं, पहले कहाँ जाएगा, हृदय में। हृदय के कौन से कक्ष में, बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में। और ये बायां निलय है, इससे शरीर के सभी अंगों तक शुद्ध रक्त का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। लेकिन इस बाएं निलय से शुद्ध रक्त लेकर निकलने वाली धमनी क्या कहलाती है, महाधमनी। फेफड़ों से हृदय तक जो शुद्ध रक्त लेकर आने वाली जो शिरा है वो क्या कहलाएगी, पल्मोनरी शिरा कहलाएगी। हृदय के पास अशुद्ध रक्त पहुंचाने वाली शिरा क्या कहलाएगी, महाशिरा। महाशिरा को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। कौन कौन सी होती हैं, अगर महाशिरा, पश्चिम महाशिरा। अगर महाशिरा के साथ कौन सा वाल लगा होता है, एविर्शियन वाल। पश्चिम महाशिरा के साथ कौन सा लगा होता है, यूस्केटियन वाल्व। हृदय के कौन से भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त भरा होता है, दाएं भाग में। और कौन से भाग में शुद्ध रक्त भरा होता है, बाएं भाग में। कौन से भाग में। अब यहाँ पर अगर आप कंफ्यूज हो जाओ कि रक्त पहले आलिंद में आता है कि निलय में, तो ऐसे याद रखो, पहले कहाँ जाएगा, ऊपर। पहले कहाँ जाएगा, अशुद्ध है तो भी ऊपर जाएगा, शुद्ध है तो भी ऊपर, और बाद में कहाँ जाएगा, तो पहले कहाँ जाना है, बाद में कहाँ जाना है, नीचे। ये याद रखना है, चाहे वो अशुद्ध है तो भी और चाहे वो शुद्ध है तो भी। पहले कहाँ जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, नीचे। ठीक है, पहले कहाँ जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, नीचे। याद हो जाएगी ये बात आपको अच्छे से। ठीक है, अब देखो इसके बाद में हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। किसकी बात करेंगे, ब्लड ग्रुप की बात करेंगे, रक्त समूह की बात करेंगे। अगर आपको ये पूछ ले कि बताओ भाई, किडनी जो होती है, उस किडनी में भी रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है। किडनी में भी रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण होता है तो रक्त से किसको अलग किया जाता है, तो किडनी में रक्त से किसको अलग किया जाता है, मूत्र को, यूरिन को अलग किया जाता है। फेफड़ों में रक्त का क्या होता है, शुद्धिकरण होता है, तो फेफड़ों में रक्त से किसको अलग किया जाता है, CO2 को अलग किया जाता है, ऑक्सीजन को उसके अंदर डाला जाता है। उसमें केवल उसको अलग करते हैं, इसमें दोनों का क्या किया जाता है, विनिमय। ये एक को बाहर निकाला जाता है तो दूसरे को क्या किया जाता है, अंदर डाला जाता है। अब देखो कि रक्त समूह जो होता है, सबसे पहले इसकी बात करें कि रक्त समूह जो है इसकी खोज करने वाला कौन था। तो रक्त समूह की खोज करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है कार्ल लैंड स्टीनर। क्या नाम है, कार्ल लैंड स्टीनर। और इस कार्ल लैंड स्टीनर ने कौन से रक्त समूह की खोज की थी, तो इसने ABO, मतलब ABO रक्त समूह की खोज करने वाला कौन था, कार्ल लैंड स्टीनर था। लेकिन रक्त समूह जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का। एक A होता है, एक B होता है, एक AB होता है और एक क्या होता है, O होता है। अगर आपको अलग से पूछ ले कि देखो ABO रक्त समूह की खोज करने वाला तो कौन था, कार्ल लैंड स्टीनर था, लेकिन एक बच गया AB। कौन बच गया, AB। और अगर आपको पूछ ले कि बताओ भाई AB रक्त समूह की खोज करने वाला कौन था, तो वो था D कोस्टेलो, और इसका सहयोगी था जिसका नाम था स्टर्नी। क्या था, स्टर्नी। और इन्होंने कौन से ब्लड ग्रुप की खोज की थी, तो इन्होंने AB ब्लड ग्रुप की क्या की थी, खोज को थी। अब कि रक्त समूह जो है उस रक्त समूह को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो 4 भागों में विभाजित किया गया है, तो किसके आधार पर विभाजित किया गया है, तो देखो कि जो ब्लड ग्रुप जो होता है उस ब्लड ग्रुप को एंटीजन और एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर लिख लेना कि जो ब्लड जो होता है उस ब्लड को किसकी उपस्थिति के आधार पर, तो ब्लड को एंटीजन एवं एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर 4 भागों में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है।
आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। क्यों? क्योंकि एंटीजन होगा, उसके विपरीत क्या होगा? एंटीबॉडी भी होगा। तो दोनों बोल दो कि एंटीजन एंटीबॉडी की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूह को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 4 भागों में। या बोल दो कि एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 4 भागों में। और देखो कि ये 4 जो होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं बोलूं कि एक व्यक्ति है जिसके ब्लड का क्या लिया आपने? सैंपल लिया। और ब्लड का सैंपल लिया तो उसके ब्लड के सैंपल से आपको देखने को मिला कि उसकी जो आरबीसी है उस आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन बैठा है? ए एंटीजन। आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन बैठा है? ए एंटीजन। तो उस व्यक्ति का जो ब्लड है वो कैसा है? ए ब्लड ग्रुप है। कैसा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप। कि जैसा एंटीजन होगा वैसा ही उसका क्या होगा? ब्लड ग्रुप होगा। एंटीजन 2 होते हैं, एक होता है कैपिटल ए और एक होता है कैपिटल बी। मैं बोलूं कि एक दूसरा व्यक्ति था और उसके ब्लड से देखा गया कि उसकी जो आरबीसी जो है उसकी आरबीसी की सतह पर कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा है? बी ब्लड ग्रुप है। कैसा ब्लड ग्रुप है? बी। एक व्यक्ति था जिसकी आरबीसी की सतह पर देखा गया कि ए और बी दोनों एंटीजन हैं, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया? ए बी हो गया। क्या हो गया? ए बी हो गया। और एक व्यक्ति ऐसा था कि जिसकी जो आरबीसी है उसकी आरबीसी पर एंटीजन क्या था? एब्सेंट था। एंटीजन क्या था? एब्सेंट। ए का मतलब क्या हो गया? एंटीजन जो है वो क्या हो गया? एब्सेंट। और ऐसा ब्लड ग्रुप जिसमें एंटीजन क्या होता है? अनुपस्थित होता है, वो क्या कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। एक बार यहाँ तक नोट कर लो, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।